मेरे बच्चे ने भी नवोदय की एग्ज़ाम दी थी, मेरे पड़ोस में जो बच्चा है उसने भी नवोदय की एग्ज़ाम दी थी, मेरा एक मित्र है जिसका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसने भी नवोदय की एग्ज़ाम दी थी, मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, उनमें से 5 बच्चों ने नवोदय की एग्ज़ाम दी थी। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। वहाँ पर जो चयन होता है एक जिले के अंदर, मैं आपको डाटा बता देता हूँ सबसे पहले कि एक जिले के अंदर लगभग 7 से 8 हज़ार और कभी कभी 10 हज़ार तक बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जिसके अंदर आपको फिक्स सीट 80 ही मिलती है। अब आपको 10 हज़ार बच्चे, यह मान के चलिए 8 हज़ार बच्चों में से 80 बच्चों का उनको चयन करना है, सिलेक्शन होना है, तो वो किस स्तर के बच्चे होंगे। मैं आपको कुछ कमियां दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस कारण से सिलेक्शन नहीं होता है और कुछ प्लस बताऊंगा कि किस कारण से सिलेक्शन हो जाता है। इन दोनों के बीच में सिलेक्शन नहीं होना और होने के बीच में क्या डिफरेंस रह जाता है, क्या कमी रह जाती है, जिसे हम पूरा कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप विचार कीजिए कि क्या आपने एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ाई की थी, एक पर्टिकुलर उसका सिलेबस होता है, उस सिलेबस को देखा था। हम जनरली बच्चों के फॉर्म भरवा देते हैं, बच्चे फॉर्म भर देते हैं, पेरेंट्स फॉर्म भर देता है ऑनलाइन पर जाकर, उसके बाद सीधे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम देकर आए और अब हमारा चयन हो जाएगा। जब रिजल्ट आता है तो हमारा चयन तो नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? उसके कई कारण होते हैं। उसका नंबर 1 कारण होता है सिलेबस। आपने क्या सिलेबस की रीडिंग की थी प्रॉपर, इसमें क्या पूछा जाएगा, किस स्तर का पूछा जाएगा, यह जानकारी आपको थी। क्या आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई उपाय किया था? यह एक प्रकार की छोटी कंपटीशन एग्ज़ाम ही है। बच्चे 10th लेवल पर जाएंगे, 12th लेवल पर जाएंगे, उसके बाद जहां भी जाएंगे, जिस भी जगह से वो किसी जॉब में जाना चाहेंगे, हर जगह उन्हें एक एग्ज़ाम फेस करनी ही होगी। चाहे उसके अंक 90% आए हो, 70 आए हो, 50 आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हर जगह कंपटीशन एग्ज़ाम का आपको सामना करना होता है। तो आपने टाइम मैनेजमेंट का गुण सीखा या नहीं सीखा? एग्ज़ाम किस प्रकार से दी जाती है, नवोदय एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आते हैं और उनके लिए समय कितना निर्धारित किया गया है, तो किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, किस पोर्शन को कितना समय देना है, इस विषय पर आज हम डिटेल में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम तक की रणनीति और इसके बाद में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ने वाले हैं। यह आपके लिए एक अच्छी खबर है। और कुछ बातें होती हैं, कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जैसे क्या आपने किसी की सलाह ली कि एग्ज़ाम किस प्रकार से दी जाती है। हमेशा सक्सेस लोगों से सलाह ली जाती है, जिनके बच्चे नवोदय में सिलेक्ट हो गए हैं या फिर जो नवोदय की तैयारी करवाते हैं, उनसे कभी आपने पूछा पर्सनली कि सर और क्या प्लस इसके अंदर कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम सभी बच्चे देते हैं, लेकिन जो 5-7 बातों का ध्यान रख ले, उन बच्चों का चयन वहाँ पर हो जाता है। बस वही 5-7 बातें ही 10 से 15 नंबर का गैप पैदा कर देती है। कितना भी होशियार बच्चा हो, यदि टाइम मैनेजमेंट का गुण नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वह पिछड़ ही जाएगा। अब प्रश्न और यह आता है कि आपने किस बुक से रीडिंग की और आपको किसने पढ़ाया। इस प्रकार से कई सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे और मैं आपको यहाँ पर डीपी ट्यूटोरियल के माध्यम से बिल्कुल ऑनलाइन फ्री कोचिंग देने जा रहा हूँ नवोदय की। आप चाहें तो बिल्कुल इसे फॉलो अप करिए और आप डेफिनेट नवोदय की एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचते पहुँचते पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसमें एज लिमिट क्या रहती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं नवोदय एग्ज़ाम के बारे में। यहाँ पर कुल सीटों की संख्या 80 होती है। एक ज़िले के अंदर एक नवोदय विद्यालय होता है। बहुत ज़्यादा विद्यालय नहीं होते हैं, बहुत सीटें भी नहीं होती, सिर्फ एक विद्यालय होता है और वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है। इस 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए लास्ट डेट आपकी रखी गई है 10 अगस्त 2023। इस डेट तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका परिचित है, आपका बच्चा है, आप किसी स्कूल में प्रधान अध्यापक, कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, जो भी हैं। अगर कोई बच्चा रनिंग 5th क्लास में है और
टैलेंटेड है और एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसे आप 10/8/2023 तक फॉर्म फिलअप करने के लिए कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि वह बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए, तो वह करेंट क्लास ऑफ स्टूडेंट हमारी होती है 5th क्लास। इस वर्ष वह बच्चा आपका 5th क्लास के अंदर रनिंग करता हुआ होना चाहिए, 5th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए। एज ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान होते हैं, काफ़ी पेरेंट्स परेशान होते हैं, फॉर्म भरने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पर वापस लौट कर आना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए 1/5/2012 से 31/7/2014 के बीच की या दोनों तारीख को मिला लिया जाए तो उसकी एज इन डेट के बीच में आनी चाहिए और ये दोनों डेट भी सम्मिलित आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद विषय आता है कि एग्ज़ाम की डेट क्या है। तो एग्ज़ाम की डेट 4 नवंबर 2023 और 20 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है JNU की तरफ से। तो यहाँ से 2 डेट निर्धारित की गई है जिसमें हमारा जो जोन पड़ता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब लगभग स्टेट आपकी 20 जनवरी 2024 की डेट में एग्ज़ाम देंगे। और 4 नवंबर किसी कारण से कुछ जगह छुट्टियां होती है, हमारा विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर कभी कभी यहाँ गर्मी गिरती है तो वहाँ ठंड गिरती है, ऐसी कंडीशन भी जम्मू कश्मीर वगैरह में होती है, तो वहाँ पर कुछ सेशन इधर उधर चलता है, उसके कारण से 4 नवंबर 2023 को उसकी एग्ज़ाम होना है। उसके बाद मेन चीज़ पे आते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है और कितने नंबरों का पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो आपका पेपर होता है नवोदय का वो 2 घंटे का होता है और उस 2 घंटे के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं और 80 क्वेश्चन के लिए मार्क्स बनते हैं आपके 100। कुल मिला के 100 नंबर रहेंगे लेकिन क्वेश्चन रहेंगे 80। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन की जो रेट है, जो दर है, जो नंबर है वे रहेंगे 1.25 नंबर, 1 and 1/4 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को रहता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, आप गलत करके आए तो इसका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो मैथ्स आपका 25 मार्क्स का होता है, रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की होती है। रीजनिंग में आपके तर्क शक्ति, आपके स्मार्टनेस बच्चे की देखी जाती है कि यह बच्चा कितने विधियों से सोच सकता है। मेरे हाथ में एक कलम है और इस कलम को देख के 10 तरह के विचार दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर कहीं फेंक के तो इसे नहीं मार देंगे, या कहीं हथियार के रूप में तो इसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर इससे कुछ लिख तो ना देंगे, या कुछ लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे। 1000 तरह के प्रश्न उसके दिमाग में आ जाना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव सभी प्रकार के। तो ये मान के चलिए कि वो बच्चा कुशाग्र बुद्धि का, उसके तर्क शक्ति, उसका IQ लेवल हाई है और वही यहाँ पर चेक किया जाता है रीजनिंग के अंदर कि आप कितने वेरिएशन में सोच सकते हैं और कितना फास्ट सोच सकते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तब आपको लैंग्वेज का ऑप्शन वहाँ पर चूज करने को मिलेगा। उसमें हिंदी और माध्यम अंग्रेजी 2 प्रकार के माध्यम जनरली हमारे आसपास के परिवेश में चलते हैं। और यदि कहीं कन्नड़ है, कहीं मलयालम है, कहीं गुजराती है, कहीं पंजाबी है, ढेर सारी लैंग्वेज चलती है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर जो बच्चा एग्ज़ाम देगा वो उसके प्रॉपर लैंग्वेज में देगा। तो हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये जरूरी नहीं कि आपका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो आप हिंदी में ही एग्ज़ाम देंगे, या आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देंगे। यह लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अमूमन बच्चे इंग्लिश वाले इंग्लिश छोड़कर हिंदी ले लेते हैं और हिंदी वाले इंग्लिश ले लेते हैं। तो हमें सूटेबल क्या लैंग्वेज है? हमारी सूटेबल लैंग्वेज हिंदी है। हम हिंदी ज़्यादा बेटर जानते हैं। 5th क्लास का बच्चा भी बेहतर हिंदी जानता है और थोड़ा सा गेन हिंदी को भी कुछ समय में कर लेता है। तो यहाँ पर जनरली जो चूज़ की जाने वाली लैंग्वेज होती है वह हिंदी होती है। पेपर आपको डुअल लैंग्वेज में मिलते हैं। अब इसके बाद हमारा विषय आता है सिलेबस का, कि सिलेबस कैसा रहने वाला है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा सिलेबस, पूरे एग्जाम का तरीका, किस किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा मैं बताने वाला हूँ। यदि हम सिलेबस की चर्चा करें, आपको कोई भी एग्जाम देना है तो एग्जाम देने से पहले एक हमें तय करना होता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करना है, और पढ़ाई किस प्रकार से करना है यह कौन डिसाइड करेगा? यह डिसाइड करेगा उसका सिलेबस। कि सिलेबस क्या है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है, बस वही करना है कि हमें सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम पहले समझेंगे सिलेबस क्या है, परीक्षा का स्वरूप कैसा रहने वाला है।
तो यहाँ परीक्षा की संरचना, चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहती है। ठीक है, 11:30 से स्टार्ट होकर 1:30 तक यह आपकी एग्जाम आयोजित होती है। और इस एग्जाम के अंदर परीक्षा का प्रकार में यहाँ प्रश्नों की संख्या, अंक और समयावधि। तो मानसिक योग्यता की जो परीक्षा है वह 40 प्रश्नों को यहाँ पर दिया जाएगा और इन 40 प्रश्नों के आपको 50 अंक मिलने वाले हैं। और यहाँ पर इसका समय होता है 60 मिनट। अंक गणित यहाँ पर होता है 20 संख्या का और भाषा हमारी 20 संख्या की। कुल मिलाकर आपको क्वेश्चनों के नंबर हो गए 80। आपको 80 नंबरों के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इन 40 क्वेश्चंस के आपको मिलते हैं 50 अंक। मतलब यह है कि एक जो क्वेश्चन है उसका आपको मिलता है 1 and 1/4 नंबर। ठीक है, सवा नंबर मिलता है। तो सवा नंबर इसका मिल जाता है, 40 का सवा हमारा हो जाता है 50 और इसके समय अवधि 60 मिनट। तो ये टाइम तो टोटल 2 घंटे हो ही जाता है। इसको आगे पीछे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 खंडों की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग से 40 मिनट अतिरिक्त यहाँ पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यह हुई आपकी परीक्षा के पेपर की संरचना की, किस प्रकार के पेपर पूछे जाते हैं और परीक्षा के पेपर में क्या क्या आता है। अब हम डिटेल सिलेबस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आपको एग्जाम हॉल में एक महत्वपूर्ण विषय और होता है यहाँ पर कि बच्चे का टाइम 2 घंटे आपको मिलते हैं और 2 घंटे में उस बच्चे को OMR शीट के ऊपर भी आंसर फिल करना होते हैं। क्वेश्चनों को आंसर निकालना और उसके बाद उसके अंदर आंसर को फिल करना होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो OMR शीट की सबसे पहले आप अभ्यास स्टार्ट कर दें और OMR शीट कंप्लीट आपको भरना आना चाहिए और वह हम आपको यहाँ पर दिखा भी देंगे कि किस प्रकार से OMR शीट वहाँ पर फिल की जाती है। इसके बाद हम चलते हैं परीक्षा के स्वरूप की तरफ कि परीक्षा में अभी हमने देखा कि मैथमेटिक्स आपका 20 संख्या रहेगी उसके क्वेश्चंस की और रीजनिंग के आपको यहाँ रहेंगे 40 और आपके लैंग्वेज का रहेंगे 20। ठीक है, तो कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो परीक्षा का स्वरूप में पहला खंड है हमारी मानसिक योग्यता की परीक्षा। मानसिक योग्यता से मतलब है रीजनिंग से। तो आपका जो दिमाग है, आपका IQ लेवल है, उसका लेवल चेक करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितने स्मार्ट हैं। आपके स्मार्टनेस का यहाँ पर चेकअप होता है कि आप एक क्वेश्चन को देखकर कितने वेरिएशन में सोच सकते हैं, इसका नाम ही वह एग्जाम है। ठीक है, आप कितने वेरिएशन में उसे सोच सकते हैं। हमें एक ही वेरिएशन में यदि सोचना आता है तो हम वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हर एंगल से आपको विचार करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आकृतियों से लेकर पूछे जाते हैं। तो भिन्न आकृति छांटिए। आपको यहाँ पर 10 प्रकार के इस प्रकार के सेट बने होंगे। आपको 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला प्रकार आपका भिन्न आकृति छांटिए। इस प्रकार का होता है कि एक आकृति आपको यहाँ पर आकृतियां दी होगी, इन आकृतियों में से हमें एक आकृति जो इन चारों में अलग है वही छांटकर बाहर निकालना है। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, इसे देखकर आपको पता करना है कि इसमें से भिन्न आकृति कौन सी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक कट लगा हुआ है, यहाँ बीच में कट है और यहाँ बीच में और यहाँ बीच में। तो कुल मिलाकर यह इस बॉर्डर के ऊपर ये जो बना है स्क्वायर, इसके बॉर्डर के ऊपर कट है और ये अंदर की तरफ कट लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस आकृति में यह भिन्न आकृति हो जाएगी और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आकृति का मिलान करना है। हम ये पहले ये समझ लेते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जब इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब आपको इसको 1 to 1 बिल्कुल क्लियर करवा दिया जाएगा। तो पहले हम समझ तो लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद आकृति का मिलान बिल्कुल आसान है। मैं आपको बताऊंगा कि स्कोर कहाँ किया जाता है और कितने नंबरों में हम पास हो सकते हैं, विद्यालय में पहुंच सकते हैं। यहाँ आकृतियों का मिलान करना है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, आकृति मिलान कीजिए। तो इस आकृति की सेम आकृति आपको यहाँ पर दिखाना है जो कि सी दी गई है। ठीक है, इसके जैसी है। इस प्रकार से फिर यहाँ पर आकृति पूरक आकृति, इसमें भी इसके निर्देश दिए हैं, इसको भी पढ़ने हम पढ़ेंगे। श्रृंखला को पूर्ण करना मतलब 1 2 3 इसके बाद ये क्या आएगी, ये सीक्वेंस दी गई है, जिस सीक्वेंस में इससे ये बनी, इससे ये बनी, तो इससे
क्या बनेगी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस से संबंधित। और एक आता है समानता से संबंधित कि इससे ये समान है तो इससे क्या समान होगा, इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में रिलेशन होगा। बिल्कुल आपको बेसिक से ये समझा दिया जाएगा, आप इसके अंदर कंप्लीट होकर ही हमारे पास से जाएंगे। तो हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे इसे। फिर रेखागणित, चित्र पूरक, त्रिकोण, वर्ग और वृत्त से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन, तो ये छठा प्रकार इस प्रकार से है। उसके बाद दर्पण, बिंब, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्कोर करना होता है। हम बताएंगे आपको कि स्कोर कहाँ, वहां तक 5 क्वेश्चन तक जनरली सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। जहां पर हमें जनरल बच्चों से ज्यादा नंबर चाहिए वह यह क्वेश्चन है। दर्पण, बिंब के अंदर अच्छे उलझ जाते हैं, या तो इसके अंदर वो समय ज़्यादा वेस्टेज कर देते हैं। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका काम आएगा। आप इसे तुरंत कैसे कर पाएँ, इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स बनी हुई है। उन ट्रिक्स पर हम चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे। यहाँ दर्पण, बिंब। उसके बाद पंच नियंत्रित आकृति, मोड़ना और खोलना, ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको 1.25 नंबर दे के जाता है एक क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारा नंबर स्कोर दूसरों से ज़्यादा हो जाता है। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके हैं, 10 क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है, तो हो गए 40 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारा कवर होता है नंबर यहाँ से इन 2 क्वेश्चनों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यह जो क्वेश्चन है पंच नियंत्रित आकृति को मोड़ना और खोलना, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, यह भी एक फोल्ड और अनफोल्ड वाला क्वेश्चन है कि हम कागज को किस प्रकार से देखें कि यह जो फोल्ड है इस प्रकार से यह फोल्ड को अगर ओपन करेंगे तो हमें कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो यह भी क्वेश्चन हमारा स्कोरिंग क्वेश्चन होता है और यहाँ पर अमूमन बच्चे गलती करते हैं। तो इस क्वेश्चन की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता बनती है, जो आपको अदर बच्चों से अधिक स्कोर करवाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद स्पेस विजुलाइजेशन। तो स्पेस विजुलाइजेशन में यहाँ पर आकृति आपको दी होती है जिसके कुछ टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को यदि हम आपस में मिला दें तो क्या नई आकृति क्या बन जाएगी, इस प्रकार का यहाँ पर आपको देखना है। विजुलाइजेशन का मतलब यही है कि आपको यहाँ पर कल्पना करना है कि इसके बाद इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका लास्ट है सन्निहित आकृति। ठीक, इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 37 से लेकर 40 में बाईं ओर एक समान आकृति दी गई है। आपको जो यहाँ पर सिलेबस दिया जा रहा है इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्वेश्चन वैसे के वैसे ही देखने को मिलेंगे, सिर्फ यह आपका सेट बदल जाएगा। दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ ABCD दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनो जिससे समस्या आकृति छिपी और सन्निहित है। तो यह आकृति आपकी इन चारों के अंदर कहाँ पर है, आपको यह ढूंढकर निकालना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर यह मिल जाएगी, एक ऐसा और एक ऐसा, यह आकृति यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। जिन 3 क्वेश्चनों के अंदर 3 प्रकार बनते हैं, उन 3 प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। और अगर 3 पर मेहनत कर ली तो आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाएंगे। इसके बाद अंकगणित, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर आता है मैथमेटिक्स का। अब हम समझते हैं कि हमें सामान्य से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करना होगा। तो जनरली गलती कहाँ पर होती है और सिलेक्शन कहाँ पर होता है, उसका डिफरेंस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हम मान लीजिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के अंदर आपके क्वेश्चनों के नंबर हैं, आपके टोटल क्वेश्चन हैं 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनके नंबर रहेंगे 50। ठीक है, तो 50 आपको नंबर रहेंगे और क्वेश्चंस की संख्या आपकी 40 रहेगी। कुल मिलाकर जो आपका एक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहने वाला। तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएशन आपको दिखाया। उन 3 वेरिएशन में आप मान के चलिए कि जिनका वहां पर चयन होता है, सिलेक्शन होता है, वे बच्चे उन 3 में से 2 को सही करके आते हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि 10 में से
10 जो आपके क्वेश्चन आएंगे 10 वेरिएशन के, उसमें से 7 तो हर बच्चा कर ही देगा। अब बचे 3 की फाइट। उन 3 के अंदर से 2 क्वेश्चन जो बच्चा सही अटेम्प्ट करके आ जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चन सही करना ही है। यदि आप यहाँ पर 8 क्वेश्चन सही कर आते हैं तो मान के चलिए 8 क्वेश्चन मतलब 8 चुकू 32, आप कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं, तब आपकी गुंजाइश बनती है कि आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, और 9 पंजे 45, तो यहां पर कुल नंबर आपके बन जाते हैं 45 नंबर। आप इससे कम नंबर के अगर यहां से करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन होने में थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल क्लियर कि सिलेक्शन कहां से होगा और कैसे होगा। तो यहां पर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को गलत करना है। एक क्वेश्चन से मिला से अर्थ है कि कुल मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन, 40 में से आप 4 को छोड़ सकते हैं, आपको बाकी 36 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है, और अटेम्प्ट के साथ में सही अटेम्प्ट होना ही चाहिए, तो आप वहां पर सक्सेस हो पाएंगे। इसके बाद विषय आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में कुल आपसे पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चनों के नंबर रहेंगे 25 नंबर, 25 नंबर का आपका रहेगा मैथमेटिक्स का पार्ट है। जनरली यहाँ पर एवरेज जो बच्चे होते हैं, वे एवरेज बच्चे इस 25 नंबर में से, हम नंबरों की बात कर लेते हैं, हम क्वेश्चन और नंबर में कंफ्यूज हो जाएंगे आप, हम नंबरों की बात कर ले तो 25 नंबर में से वह बच्चा 17 या 16 नंबर तक एवरेज बच्चे नंबर लेकर आते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर करना है प्लस 5 और करना है। प्लस 5 अगर करते हैं तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे 22, या मान के चलिए कि आप 23 तक पहुंच गए। तो 22 या 23 नंबर आपने यहां से अटेम्प्ट कर लिए, यहां से गेन कर लिए मैथमेटिक्स में से। और 17 से 16 नंबर मैं बताऊं कि बहुत अच्छे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो करके आते हैं, तो आपको उनसे भी बढ़िया करना है, क्योंकि फाइट यहीं पर है। ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपका दायरा तय करते हैं। यदि मान के चलिए कि आप वहां पर 36 क्वेश्चन कंप्लीट करके आए 40 में से, और यहां पर गलती कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी। और कोई बच्चा वहां पर 33 क्वेश्चन कंप्लीट करके आया 33, और यहां पर उसने 23 कंप्लीट कर दिए, तो वो बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। तो यहां पर हमें 101% 23 नंबर 22 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो ये 2 बातें हो गई मैथ्स और रीजनिंग की। अब मैथमेटिक्स में पूछा क्या जाता है हमसे कि जहां से हम नंबर स्कोर कर पाए। आप हर चैप्टर को अगर वेटेज में लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत उस चैप्टर पर कर देंगे जिसका एक ही नंबर है, और जिसके 5 नंबर उसमें उस मेहनत में अगर आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो सबसे पहले वो 5 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए, 5 टाइप को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिए। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें बहुत कम मेहनत से आपको वहां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर खंड 2 है अंकगणित। अंकगणित में आपसे पूछा क्या जाता है संख्या और संख्या पद्धति। हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा वह संख्या और संख्या पद्धति पर ही रहेगा, और उससे पहले थोड़ा हम कंप्लीट 1 से 2 लेक्चर के अंदर बेसिक कंप्लीट करवाएंगे। उस बेसिक के बाद में हम यहाँ पर आएंगे। तो पहले संख्या और संख्या पद्धति बहुत ही आसान है, बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर काफी सारा बेसिक है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, यह भी इस पर ही डिपेंड है। संख्या के अंदर यह भी आ जाता है। गुणनखंड और अपवर्त्य उनके गुणों से संबंध, यह भी इसके अंदर ही आ जाता है। यहां से टॉपिक थोड़ा सा चेंज होता है, दशमलव और उस पर आधारभूत संक्रियाएं। तो कुल मिला के आपको इस वाले पार्ट को एक साथ में पढ़ लेना है। ठीक है, यह पार्ट आप पूरा एक साथ में कंप्लीट कर लीजिए और एक साथ में कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से आपका चेंज होता है दशमलव और भिन्न, ये लगभग एक ही है। तो आप इसे एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, और मैं आपको करवाऊंगा भी, क्योंकि दोनों को रिलेटेड ही है। उसके बाद लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, घन आदि का मापन, यह एक इंडिविजुअल टॉपिक बनता है। संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, यह एक इंडिविजुअल टॉपिक बनता है। इसे समझने के लिए हमें काफ़ी सारा बेसिक समझना होता है। उसके बाद भिन्न में समान भिन्न, हर समान वाली भिन्न का जोड़ घटाव गुणा, और असमान भिन्न
असमान हर वाली भिन्न और भिन्नों का भाग शामिल नहीं है, ये इन्होंने मना कर दिया है। तो हमें जो पूछा जाएगा वो समान भिन्न हर समान वाली का जोड़ और घटाव और गुणा, यह पूछा जाएगा। और असमान हर वाली भिन्न और भिन्नों का भाग शामिल नहीं है। तो यहाँ पर स्पेशल कहा गया है कि इस प्रकार की भिन्नों का भाग यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, तो हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं। लाभ और हानि प्रतिशत की गणना, यह एक इंडिविजुअल टॉपिक आपका बनता है कि लाभ और हानि को किस प्रकार से पढ़ा जाए। बहुत ही टिपिकल यह होता है और इसके अंदर लगभग बच्चे क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं। तो यहाँ हमें इस टॉपिक को विशेष तौर पर कंप्लीट करना है। अगर मैं देखूं तो सबसे छोटा टॉपिक आपका लाभ और हानि का ही होता है और एक लाइन का टॉपिक है, 2 लाइन की भी आवश्यकता नहीं है। एक ही लाइन में इतनी बड़ी एक लाइन के अंदर हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपको दिखाऊंगा कि लाभ हानि को कैसे चुटकियों में, सबसे सरल क्वेश्चन ये होता है कि बिना कुछ किए लाभ हानि निकल कर आ जाती है, उसके लिए हमें बेसिक समझना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और ये जो पार्ट है हमारा परिमाप और क्षेत्रफल का, ये थोड़ा सा ट्रिपिकल पार्ट होता है। इसके अंदर बच्चे इतना ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, इतना ज़्यादा समय दे देते हैं और इतनी ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं कि यह क्वेश्चन तो हो जाता है और कभी कभी नहीं भी होता, तो इसके चक्कर में 2 क्वेश्चन दूसरे छूट जाते हैं। तो हमें सिलेक्शन करते हैं, वहाँ मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट में अपना नाम आ जाना चाहिए। कुल मिलाकर आपको 100 में से 85 नंबर लेकर आना है, तो यह श्योरिटी है कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और 85 हमें एक रणनीति से आएंगे। हमें 85 नंबर कैसे लेके आना है यह मैं आपको दिखाऊंगा और करवाऊंगा और आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोणों के प्रकार, इसका सरल अनुप्रयोग, बार आरेख, ये क्वेश्चन आपको नंबर देकर जाता है और कोणों के प्रकार यह भी बिल्कुल सरल है। तो इसमें से 2 से 3 टॉपिक है जिनके अंदर अमूमन दिक्कत आती है और उन टॉपिक को हम इजी बना लेंगे और इससे बाहर भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि यही रहेंगे, लेकिन लगभग इस प्रकार से ही रहेंगे। अब क्वेश्चनों का लेवल क्या होगा, दूसरा विषय, ये तो हो गए टॉपिक। यही सब्जेक्ट आपके क्लास 6th में भी मिलेंगे, 7th में मिलेंगे, 10th में भी मिलेंगे, 12th में मिलेंगे, BSc में मिलेंगे। जहाँ तक मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे वहाँ तक ये सब मिलता चला जाएगा। लेकिन लेवल क्या है, लेवल आपका रहेगा 6th क्लास का। आप 5th में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 6th क्लास का आपका लेवल यहाँ पर एग्ज़ाम का रहने वाला है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर उन्होंने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो इसके लिए आपको किन किन वर्डों के मीनिंग क्लियर होना चाहिए? आपको वर्ड अभाज्य का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आपको गुणनखंड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो गुणनखंड से अर्थ है कि मान लीजिए आप 6 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 2 लिख देते हैं, ठीक है, 3 गुणित 2 लिख देते हैं। यदि 8 का गुणनखंड करते हैं तो आप 4 गुणित 2 लिख देते हैं, तो यह इसका गुणनखंड है और यह भी इसका गुणनखंड है। लेकिन यहाँ पर अभाज्य शब्द जब लग गया है, जुड़ गया है साथ में और पूछा गया है, तो अभाज्य से अर्थ है कि आप 8 के गुणनखंड में 2 गुणित 2 गुणित 2 ही लिखेंगे। 4 गुणित 2 सिर्फ उसका गुणनखंड है और अभाज्य गुणनखंड के लिए 2 गुणित 2 गुणित 2 लिखना होगा और उसे हम डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों लिखना है। तो हमारा पहला लेक्चर ही इसके जस्ट बाद में आएगा, वहाँ पर इस सारी चीज़ों को वर्ड टू वर्ड हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर 1000 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 10 गुणित 10 गुणित 10 है, तो क्या यह आंसर सही है? तो यह आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे नीचे 10 के टुकड़े किए जा सकते हैं। क्या फिर यह इसका सही आंसर है? यह इसका सही आंसर है, तो इसका मल्टीप्लाई करके आपको देखना होगा। 2 दूना 4 दूना 8 और 8 पंजे 40 पंजे 200 ही तक पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद इसे देख लीजिए, 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, दूना 500। यहाँ भी आप कंप्लीट 1000 नहीं लिख पा रहे हैं। और यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 और 8 पंजे 40, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, मतलब यहाँ पर आप 1000 कंप्लीट देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर कंफ्यूजन आपको यदि पूरी अवधारणा पता है तो इन दोनों के बीच में, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में टाइम की बचत कैसे होगी। टाइम की बचत ऐसे होगी कि यहाँ पर ए और डी दोनों क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है।
ए कब करेक्ट है? जब मैं यहाँ से अभाज्य हटा देता हूँ तो ए और डी दोनों करेक्ट हैं। यदि अभाज्य का आपको मीनिंग आता है तो फिर डी करेक्ट हो जाएगा। तो हर वर्ड का अपना मीनिंग है, वह आपसे चेक करना चाहता है कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और कितना फास्ट सोचते हैं। अब आपको ये दो क्वेश्चन सी और बी ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो गए। अब बचते हैं, हर क्वेश्चन में आपको दो रिमूव कर लेंगे आप, कितने भी टैलेंटेड और दो फिर भी बच जाएंगे और दो होंगे बेसिक के ऊपर। आपको यदि पूरा नॉलेज है तो आप उसमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज गलत ही करके आएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक संख्या और गुणनफलों को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यह तो इसकी डेफिनेशन टाइप से है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चार विषम संख्याओं को औसत क्या है? तो पहली चार विषम संख्या से पूछा गया है। तो पहली चार विषम संख्या से अर्थ है कि हमें विषम संख्या में स्टार्टिंग पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती है। तो स्टार्ट आपकी इवन नंबर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होती है, तो पहली चार की बात चल रही है। फिर उसमें क्या क्या काफ़ी सारा पूछ लिया गया है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन उसमें कितना पूछा गया है? विषम का अर्थ पूछ लिया कि आपको विषम का मतलब मालूम है या नहीं है। फिर पहली चार से पूछ लिया गया कि आप कौन सी विषम लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ लिया गया है कि संख्याओं का औसत एवरेज क्या है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के अंदर 3 बेसिक है और इन तीनों बेसिक को समाहित करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं कि आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना आना चाहिए, शब्द सा आपको क्वेश्चन को रीड करना है। और एवरेज कैसे निकाला जाता है यह हम सीखेंगे। सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं जोड़ी है उनका भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, ठीक है। तो यह लेवल रहता है। इसके बाद में भाषा परीक्षा, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसके अंदर गलती की संभावना 0 बनना चाहिए। यदि यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमसे गलत होता है तो हम दूसरे बच्चों से यहाँ पर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली बच्चे अटेम्प्ट कर ही आते हैं और कंप्लीट सही अटेम्प्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें गलती होने की संभावना बन जाती है। तो हमें कोई गलती नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आपको देखकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आपको इसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगना चाहिए। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और इसमें से उत्तर देते जाइए। हम आपको बताएंगे उसका शॉर्ट तरीका क्या होता है। पहले आप लैंग्वेज आपकी बेहतर होगी, ठीक है। तो यह हुआ आपका नवोदय एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम देने तक का एक मोटे तौर पर सफ़र मैंने करवाया कि क्या क्या किस लेवल से पूछा जाएगा और आपको क्या करना है। और आप पहले फॉर्म भरिए। यदि आपने फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छी बात है, तो आप तुरंत ही बुक मंगवा के और स्टार्ट कीजिए पढ़ना और इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल सके।